हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन्स बच गए थे जिन्हें हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम इस नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए उसको हम देख लेते हैं जो कुछ बचे हुए हैं आखिरकार वो हैं क्या। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके सामने जिस वर्ड की, वो वर्ड है यहाँ पे कास्ट, और मैं फिर बात करूँगा अगले वर्ड की जो है प्राइस। ठीक है, अब इस कास्ट और प्राइस दोनों में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड प्राइस? द अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर इज कॉल्ड कास्ट एंड द अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज कॉल्ड प्राइस। आइए इस बात को समझ लेते हैं। अब देखते हैं, कास्ट का मतलब यहां पे लिखेंगे द अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, the amount paid by shopkeeper, और what is price? The amount paid by customer. The amount paid by shopkeeper and the amount paid by customer. जो कस्टमर अमाउंट पेड करते हैं उससे हम प्राइस कहते हैं, और जो शॉपकीपर अमाउंट पेड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्ट कहते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। अब कहेंगे कस्टमर किस चीज़ को पेड करेंगे? जैसे कस्टमर नहीं, शॉपकीपर का मतलब कि जो दुकानदार है किसी भी आइटम्स को या किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी मटेरियल वगैरह यूज होते हैं, जो उसमें कास्ट लगती है, जो उसकी लागत होती है, उसे हम कास्ट कहते हैं। समझ रहे हैं? फिर उसको जब बेचा जाता है तो जो कस्टमर आते हैं जितना प्राइस दे करके, मतलब जो पैसा दे करके उसे परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस पैसे को हम प्राइस कहते हैं। आइए इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करूँगा। द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ any item, the cost production of any item becomes twice in 5 years. In 5 years, मान लीजिए मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल लिखा, द कास्ट प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम का जो कास्ट प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब उसको बनाने में, उसको उत्पादन में जो भी क्या लगे हैं, पैसे लगे हैं, खर्च हुए हैं, उन्हीं को हम कास्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी आइटम का जो कास्ट प्रोडक्शन है बिकम्स ट्वाइस इन 5 ईयर्स। ऐसे मैंने एग्जांपल लिखा है, कोई जरूरी नहीं कि 5 ईयर्स में हो जाते हैं। तो द कास्ट प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम बिकम्स ट्वाइस इन 5 ईयर्स, यानी कि वो 5 साल में ट्वाइस हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। तो यहाँ पे कास्ट जो पेड किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? शॉपकीपर द्वारा। मतलब शॉपकीपर की वो लागत है उसको प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट करने में, बनाने में। अब आइए देखते हैं प्राइस के बारे में। लिखेंगे समटाइम्स मतलब कभी कभी we have to pay higher price. Sometimes we have to pay higher price of our necessary items, मतलब हमारे जो आवश्यकता के आइटम्स हैं, समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें वी हैव टू पे हायर प्राइस, हमें हायर प्राइस पे करना पड़ जाता है और अपने नेसेसरी आइटम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस हम पे करेंगे यानी कि हम कस्टमर के रूप में करेंगे, वही तो लिखा है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, हायर प्राइस पे करना पड़ जाता है अपने नेसेसरी आइटम्स की, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत हो, रेट ज़्यादा कोई मांगे फिर भी मजबूरी में देना पड़ता है। तो एक हम कस्टमर के रूप में, बायर के रूप में, यानी खरीदार के रूप में हम उसको पे करते हैं, उसे हम प्राइस कहते हैं। और उसको प्रोडक्शन बनाने में, किसी चीज़ को बनाने में, उसको प्रोडक्ट करने में जो कॉस्ट लगते हैं उन्हें हम कॉस्ट कहते हैं, यानी कि जो
अमाउंट लगते हैं उन्हें कॉस्ट कहते हैं। तो इसको सिंपल सा समझ सकते हैं, द कॉस्ट पेड बाय शॉपकीपर, द अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कॉस्ट और प्राइस में अंतर क्या है। आइए इस चीज़ को हम यहाँ से इरेज करते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा? आपने यहाँ पे ये समझा कि कॉस्ट और प्राइस के बीच क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कस्टमर और क्लाइंट्स के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, कस्टमर किसे कहते हैं, क्लाइंट्स किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर वर्सेस क्लाइंट्स। अब देखेंगे कस्टमर किसे कहते हैं। तो कस्टमर का मतलब क्या, किसी शॉपकीपर के कस्टमर होते हैं। शॉपकीपर समझते हैं, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। ठीक है, जैसे कोई दुकानदार हैं, जैसे आप जाएंगे कुछ खरीदेंगे, खाने पीने की वस्तुएं खरीदेंगे, जैसे भोजन खरीद लिए, रोटी दाल चावल सब्जी खरीद लिए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो शॉपकीपर से आप परचेज करते हैं तो आप कस्टमर हुए। पर क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स का मतलब किसी लॉयर के होते हैं। लॉयर मीन्स वकील, वकील के जो मुवक्किल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं। तो अब इन पे एक एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे आ जाएगा द शॉपकीपर, द शॉपकीपर शुड बिहेव, यहाँ शॉपकीपर्स कर लीजिए, द शॉपकीपर शुड बिहेव देयर कस्टमर्स, द शॉपकीपर शुड बिहेव देयर कस्टमर्स प्रॉपरली। यानी कि शॉपकीपर को क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए देयर कस्टमर्स, मतलब अपने कस्टमर से कैसे करना चाहिए, प्रॉपरली तरीके से, उचित ढंग से बिहेव करना चाहिए। करना भी चाहिए भाई, शॉपकीपर हैं, अगर उचित ढंग से बिहेव नहीं करेंगे अपने कस्टमर के साथ तो कस्टमर उनके दूसरे के बन जाएंगे, मतलब उनको छोड़कर चले जाएंगे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए शॉपकीपर को क्या चाहिए, अपने कस्टमर के साथ प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्लाइंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जो लॉयर होते हैं ना, लॉयर के क्लाइंट्स होते हैं। तो द लॉयर मतलब शॉपकीपर के कस्टमर, लॉयर के क्लाइंट्स। तो द लॉयर शुड डिफेंड, लॉयर को डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए। द लॉयर शुड डिफेंड, यहां पे लॉयर्स भी कर लेंगे। द लॉयर्स शुड डिफेंड देयर क्लाइंट्स, यानी कि लॉयर को क्या चाहिए, डिफेंड मतलब बचाना चाहिए अपने क्लाइंट्स को। ठीक है ना, डिफेंड करना चाहिए, उनका रख रखाव करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। तो द लॉयर शुड डिफेंड देयर क्लाइंट्स। तो यहाँ पे क्लाइंट्स किसके हुए, लॉयर के। यहाँ पे कस्टमर किसके हुए, शॉपकीपर के। तो शॉपकीपर के कस्टमर, लॉयर के क्लाइंट्स। तो आई होप कि इनमें जो अंतर है इसको भी आप समझ पाए होंगे। तो इसे भी हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। और इसे मिटाते हैं।
तो आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला वर्ड है क्या। तो हमारा अगला वर्ड है सेड। सेड और सैडो। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे। सेड मीन्स छाया। छाया किसकी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स की शेड होती है। और शैडो किसकी होती है? परछाई, मतलब लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स की। और यह नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है, मतलब आप शेड का मतलब समझ सकते हैं छाया, और शैडो मीन्स परछाई। परछाई ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इन पे एक एग्जाम्पल हो जाए। एग्जाम्पल ये है कि सेड क्या ले लेते हैं, जैसे आ जाएगा कि ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। वह एक पेड़ की छाया के अंदर बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ही इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, मतलब एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। ठीक है, ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री भी बोल सकते हैं। तो ही इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आ जाएगा कि ही इज ना लिख करके यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ हमें ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं शैडो की। ऐसे बोलेंगे द शैडो ऑफ मोहन इज टॉलर देन हिज बॉडी। मोहन की जो शैडो है उसकी बॉडी से ज़्यादा लंबी है। तो द शैडो ऑफ मोहन इज टॉलर देन हिज बॉडी, यानी कि उसकी छाया बहुत लंबी है, जितनी उसकी बॉडी है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे शैडो की मतलब छाया, मतलब परछाई से मतलब है। तो ये मोहन लिविंग थिंग्स है, इसकी शैडो हो गई। यहाँ पे जो ट्री है नॉन लिविंग है, मतलब ये साइंस की दृष्टि से लिविंग है, लेकिन लैंग्वेज में इसे नॉन लिविंग माना जाता है। तो नॉन लिविंग के हिसाब से देखा जाए तो ये शेड है, सही है। तो शेड नॉन लिविंग की बनती है, शैडो लिविंग थिंग्स की बनती है। यानी कि शैडो मीन्स परछाई और शेड मीन्स छाया। पेड़ पौधों की जो छाया होती है उसकी बात करते हैं। तो एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो मोहन की शैडो है, परछाई है, उसकी बॉडी से ज़्यादा लंबी है। तो शेड और शैडो में क्या अंतर है समझ पाए होंगे। चलिए आइए इसे हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो सकता है क्या, वर्क। तो हम अब वर्क की बात करेंगे। किसकी? वर्क की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्क क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और वर्क का वर्क्स होता है या नहीं होता है। इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है कहीं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स चल रहे हैं, तो इसमें भाई ज़रूरी तो है उस चीज़ का। अभी थोड़ी देर बाद हम हेयर और हेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हम वर्क की कर लेते हैं। वर्क की मीनिंग होती है काम। क्या होता है? काम। अब काम जो होता है, काम को आप गिनते हैं? नहीं गिनते। आप बोलचाल की भाषा में दैनिक लाइफ में, ऐसे दैनिक जीवन में बोल सकते हैं ना कि मैं सुबह से 4 काम किया हूँ, 2 काम किया हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं। पर आप खुद सोचिए कि क्या फिजिक्स में काम को काउंट किया जाता है? नहीं। काम को जूल में मेजर किया जाता है। किस में? जूल में। JOULE। जूल में इसे क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किसको? काम को। तो इसका मतलब कि इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि काम मेजर करने वाली चीज़ें हैं ना। काम कितना बड़ा होता है पता ही नहीं, कितने घंटे का होता है। कोई काम बहुत कई घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, कोई आधे घंटे का होता है, कोई 10 मिनट का होता है, कोई 5 घंटे भी लग जाते हैं, कोई 1-1 महीने भी लग जाते हैं। तो काम को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम माप नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसे माप सकते हैं। तो इसीलिए इसे हम मानते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब इसे हम मानते हैं तो इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल होगा।
तो क्या वर्क को आप वर्क्स लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा। जैसे आप एक एग्जांपल लिखेंगे, ही इज़ फंड ऑफ, फंड मतलब शौकीन है, ही इज फंड ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अब बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल है। क्या यहाँ वर्क्स लिख पाएंगे आप कि ही इज फंड ऑफ हार्ड वर्क्स, यानी कि वो हार्ड वर्क्स का क्या है? फंड, शौकीन है। गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात काम की हो रही है, तो काम के सेंस में तो इसका प्लूरल हम नहीं करते। समझ रहे हैं? जैसे अभी और मैं आपको लिख दूंगा, जैसे मैं लिखूंगा मोहन डज वर्क। अब यहाँ पे ना ये आपका एक वर्ब है जिसका ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन हुआ। हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के सेंस में हमें वर्क का यूज करना है ना। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जिसे हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं भी, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क एक ना वर्ब के जैसे यूज हुआ था, लेकिन वर्क को यहाँ नाउन के जैसे यूज करना है। तो मोहन डज वर्क, मोहन क्या करता है? काम करता है। मोहन डज करता है व्हाट? वर्क, नाउन हुआ। 8 आवर्स मतलब 8 घंटे, 8 आवर्स इन अ डे मतलब एक दिन में। मोहन एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो यहाँ पे काम करने की बात हो गई, तो क्या इसे आप वर्क्स लिख पाएंगे? यानी कि ऐसे आप लिख पाएंगे क्या कि मोहन डज वर्क्स 8 आवर्स इन अ डे। गलत हो जाएगा, इसे आवर्स पढ़ते हैं। देखिए इसे ना आप ऐसा भी लिख सकते हैं 8 HOURS, इसे आवर्स बोलेंगे, ऊपर वाले को आवर्स पढ़ेंगे, 8 आवर्स या 8 आवर्स, कुछ भी पढ़िए, ठीक है। इसका ये क्या है? कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है। चलिए तो मैं ऊपर वाले ही लिख दिया हूँ। तो मोहन डज वर्क्स, मोहन काम करता है 8 आवर्स मतलब 8 घंटे, इन अ डे मतलब एक दिन में। मोहन एक दिन में 8 घंटे काम करता है। मोहन डज वर्क्स 8 आवर्स इन अ डे। तो अब बताइए डज वर्क्स, अब बताइए इसका प्लूरल किए ना, तो काम के सेंस में क्या प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो गलत होगा। पर कहेंगे सर प्लूरल कब करेंगे? तो जैसे ही वर्क को आपने वर्क्स बनाया, जैसे ही इस वर्क को, मतलब ये वर्क जो दिख रहा है, आप इसको प्लूरल करने की कोशिश की और आपने ऐसा बनाया वर्क्स, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। जैसे वाटर को आप वाटर्स बनाते हैं, समुद्र होता है, वुड को वुड्स बनाते हैं, लकड़ी से जंगल हो जाता है, सैंड मीन्स बालू होता है, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान हो जाता है, कलर मीन्स रंग होता है, कलर्स मीन्स तिरंगे की बात हो जाती है। वैसे ही वर्क मतलब काम, और जैसे आप इसे वर्क्स करते हैं तो वर्क्स मीन्स रचनाएं हो जाता है। समझ पाए? आइए इनको यहाँ से मिटा करके आपके सामने एक और एग्जाम्पल पेश करते हैं, आइए देखते हैं। अब आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं वर्क्स पे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द वर्क्स ऑफ तुलसीदास, तुलसीदास, द वर्क्स ऑफ तुलसीदास। अब देखिए, अब ना जब वर्क्स हो गया तो इसका सिंगुलर प्लूरल भी बनेगा, और ये प्लूरल भी है, इसका सिंगुलर भी हो सकता है द वर्क। अगर एक रचना की बात होगी तो वर्क भी हो जाएगा, ज़्यादा की बात हो गई तो प्लूरल हो गया, वर्क्स हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ जो वर्ब आएंगे सिंगुलर या प्लूरल, तो आप बोलेंगे सर प्लूरल आर। क्या आप इसके साथ ही लिखेंगे? नहीं लिख सकते, गलत होंगे, आप आर लिखेंगे। तो द वर्क्स ऑफ तुलसीदास आर इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स अमर, ठीक है ना। यानी कि जो तुलसीदास की रचनाएं हैं वो कैसी है? इमोर्टल है, अमर है ना। तो इसी चीज को कह रहा है कि यहाँ पे जब आप वर्क को वर्क्स करते हैं तो इसका मतलब रचनाएं से मतलब हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं रचनाएं, ऐसा समझ रहे हैं। अब वर्क का मतलब काम होगा तो प्लूरल नॉट पॉसिबल, वर्क का मतलब अगर क्या होगा? रचनाएं होंगी तो प्लूरल पॉसिबल। अब ना वर्क से जो भी कंपाउंड नाउन बनते हैं उन्हें प्लूरल नहीं करेंगे। अब कहेंगे सर क्या क्या बन सकते हैं? देखिए वर्क से बन सकता है होमवर्क। क्या बन सकता है? यहाँ बन सकता है होमवर्क। मैं इसे इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ।
आइए अब ध्यान से सुनेंगे, मैं कुछ ऐसे भी लिख रहा हूँ ना, कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं उसे, यानी कि वर्क से मिलकर बने होंगे तो प्लूरल नोट नहीं होगा। तो जिनमें आप ये पहला नोट बना लेंगे और लिखेंगे होमवर्क, होम वर्क, क्या आप इसे प्लूरल करेंगे? नहीं। फिर लिख सकते हैं हाउस वर्क, क्या आप इसे प्लूरल करेंगे? नहीं। फिर आप लिख सकते हैं सोशल वर्क, सोशल वर्क, क्या इसे आप प्लूरल करेंगे? नहीं। आप लिख सकते हैं क्लास वर्क, क्या इसे आप प्लूरल करेंगे? नहीं। यानी कि आप क्या समझ पा रहे हैं कि वर्क से जो नाउन बनेंगे, जैसे होमवर्क, क्लास वर्क, होमवर्क, हाउस वर्क, सोशल वर्क, क्लास वर्क, इनका प्लूरल नॉट पॉसिबल, क्योंकि होम का काम होता है अर्थ और इसका प्लूरल नहीं होता है, तो होम से रिलेटेड जो नाउन बनेंगे उनके प्लूरल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको आप नोट नंबर 2 में लिखेंगे, उन्हें हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों में लिख सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने हम लिखेंगे आयरन वर्क्स, आयरन वर्क्स। अब इन्हें हम आयरन वर्क्स ही लिखते हैं। अब यही वर्ड ना सेम सिंगुलर में भी यूज हो सकता है और सेम यही वर्ड प्लूरल में भी यूज हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टील वर्क्स लिख सकते हैं, स्टील वर्क्स, और यही वर्ड सिंगुलर में भी प्लूरल में भी यूज हो सकते हैं। मतलब ये सिंगुलर प्लूरल ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी यूज हो सकते हैं। फिर गैस वर्क लिख सकते हैं, गैस वर्क्स, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल यूज हो सकते हैं, गैस वर्क्स, ठीक है। तो आयरन वर्क, स्टील वर्क, गैस वर्क, और लिख सकते हैं ब्रिक वर्क्स, ब्रिक वर्क्स। मतलब ये कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट में आपको एस देखने को मिलेगा, आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स, गैस वर्क्स, ब्रिक वर्क्स, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकते हैं। यानी कि ये सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं आप, प्लूरल में भी कर सकते हैं, सिंगुलर में भी कर सकते हैं, प्लूरल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए ना अब इन पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। आइए तब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस एग्जाम्पल को हम द आयरन वर्क्स। अब देखिए इस आयरन वर्क्स का मैंने यूज किया, द आयरन वर्क्स। अब यहाँ पे आप वाज भी लिख सकते हैं, वर भी लिख सकते हैं। द आयरन वर्क्स वाज या वर क्लोज्ड, इसे बंद किया गया है। द आयरन वर्क्स वाज या वर क्लोज्ड, क्लोज्ड फॉर क्रिसमस हॉलीडेज। क्रिसमस हॉलीडेज के लिए क्या कर दिया गया, आयरन वर्क्स को क्लोज किया गया। द आयरन वर्क्स वाज भी सही होगा, द आयरन वर्क्स वर भी सही होगा। इनका मतलब ना फैक्ट्री से मतलब हो जाता है। आयरन वर्क्स मतलब जो फैक्ट्री होती है आयरन की, स्टील वर्क्स मतलब जो फैक्ट्री होती है, कारखाने समझते हैं, वो स्टील की। गैस वर्क्स में गैस के कारखाने, ब्रिक वर्क्स मतलब ब्रिक के कारखाने। यहाँ पे ना वर्क मतलब काम हो ही नहीं रहा है, कारखानों की बात हो रही है। तो द आयरन वर्क्स प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, जितने होंगे यानी कि सबको बंद कर दिया गया होगा, आपने वर लगा दिया। हो सकता है किसी एक कारखाने को बंद किया गया होगा तो आप वाज भी लगा सकते हैं। तो द आयरन वर्क्स वाज या द आयरन वर्क्स वर क्लोज्ड फॉर क्रिसमस हॉलीडेज। एक चीज़ और है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसके पहले ए या एन का यूज भी किया जा सकता है और इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इसे हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या हो सकता है। आइए इसे मिटाते हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा सा ना मिस्टेक है। द आयरन वर्क्स वाज या वर क्लोज फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज, हॉलीडेज द लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्रिसमस क्या है, एक तरह का आपका फेस्टिवल है, फेस्टिवल के नेम से पहले हम द का यूज कर सकते हैं, तो द क्रिसमस हॉलीडेज लिख सकते हैं, ओके।
तो लिखा है द आयरन वर्क्स वाज या वर्क क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज। आइए अब इसे इरेज करके हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या हो सकता है। तो आइए, तो अब तो आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या समझा कि वर्क जो होता है काम के सेंस में इसका प्लूरल नहीं होगा, लेकिन जब वर्क का अर्थ रचनाएं होता है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल होते हैं। आप इसे वर्क्स भी लिख सकते हैं, द वर्क्स ऑफ तुलसीदास आर इमोर्टल, जैसे लिखे थे आप। फिर इस वर्क से जो कंपाउंड नाउन बनते हैं जैसे क्लास वर्क, होम वर्क, सोशल वर्क, हाउस वर्क, इनका प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि काम के सेंस में यूज हो रहे हैं, कोई ना कोई वो काम है। लेकिन जैसे इस वर्क का यूज है एक फैक्ट्री के रूप में, कारखानों के रूप में यूज करते हैं, तो आप इन्हें प्लूरल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि हम लिख सकते हैं आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स, गैस वर्क्स, ब्रिक वर्क्स, इनके प्लूरल आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कारखानों की बात हो रही है। और इनको आप आयरन वर्क्स लिखेंगे, आयरन वर्क नहीं लिखेंगे, स्टील वर्क्स लिखेंगे, स्टील वर्क नहीं लिखेंगे, वैसे गैस वर्क्स लिखेंगे, गैस वर्क नहीं लिखेंगे। फिर ऐसे ही ब्रिक वर्क्स लिखेंगे, ब्रिक वर्क्स वर्क नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसमें लास्ट में एस जरूर दिखाई देगा, तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल दोनों के हिसाब से यूज होते हैं। मतलब आप लास्ट में एस देखकर ये नहीं समझेंगे कि केवल प्लूरल ही है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। जरूरत के हिसाब से इनके पहले आर्टिकल्स ए या एन का यूज भी किया जा सकता है और इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगले वर्ड से पहले मैं एक छोटा सा ना आपको एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे आ जाएगा कि ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एन एलिफेंट। अब आप बताने की मुझे कोशिश करेंगे ही इज फंड ऑफ हंटिंग एन एलिफेंट, क्या ये लिखा हुआ सेंटेंस सही नजर आ रहा है? अब जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ही इज फंड ऑफ हंटिंग एन एलिफेंट। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ही इज फंड ऑफ हंटिंग एन एलिफेंट सही है। हो सकता है आपको सही नजर आए, पर मैं बताना चाहूंगा कि गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? आइए इस बात को समझते हैं। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको अगर हम हंट्स को प्लूरल कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा लिखा, ही इज फंड ऑफ हंटिंग एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आप लिख दिया, प्लूरल आपने लिख दिया एलिफेंट्स। अब बताइए क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? आइए इस बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे, जब हंट मीन्स क्या होता है? हंटिंग मतलब शिकार होता है, शिकार करना। शिकार समझते हैं, यहाँ लिख सकते हैं शिकार हिंदी में ऐसा। तो जब ना शिकार के सेंस में यानी कि हंटिंग के सेंस में किसी पशु पक्षी का नाम आए, पशु या पक्षी का नाम आए, तो वो जो पशु या पक्षी का नाम आएगा, मतलब एनिमल या बर्ड्स लिख सकते हैं आप, एनिमल या बर्ड्स का नेम आए, जो भी एनिमल या बर्ड्स आएंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? कब सिंगुलर होंगे? जब वो हंटिंग के सेंस में आए, मतलब शिकार करने के सेंस में किसी पशु पक्षी का नाम आए जिनका शिकार किया जाए, वो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे। इनके आप प्लूरल नहीं लिख सकते। अगर आपने इसका प्लूरल लिखा तो आपने गलत किया। तो उसे हमेशा कैसे लिखेंगे? सिंगुलर में। और सिंगुलर में लिखने के बाद भी उनके पहले ए एन द का प्रयोग आप नहीं कर सकते, द भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए आप बोल रहे हैं ही इज फंड ऑफ हंटिंग, वो हंटिंग शिकार करने का शौकीन है। किसका? एलिफेंट का। वो एलिफेंट का शिकार करने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ
हंटिंग एन एलिफेंट बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने आर्टिकल्स यूज कर लिया। तो आर्टिकल्स को जैसे यहाँ से आप काटेंगे ये आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। ही इज फंड ऑफ हंटिंग एलिफेंट लिखेंगे। ही इज फंड ऑफ हंटिंग एलिफेंट्स। अगर आपने प्लूरल किया तब भी तो आपने गलत किया, तो यहाँ से अगर एस हटाएंगे फिर इसके जैसा बन जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि हंटिंग के सेंस में, किस सेंस में, हंटिंग के सेंस में जब किसी पशु पक्षी का नाम आए वो हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, लेकिन उनके पहले आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें हम प्लूरल लिख सकते हैं। क्या आप ये मेरी बातें समझ पाए? अगर आप समझ पाए हैं तो मैं इसे इरेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूं और हम अपने अगले वर्ड्स की बात कर लेता हूं और देखता हूं हमारा अगला वर्ड क्या है। आइए इसे मिटाते हैं। आइए हम देखते हैं अपना अगला वर्ड। अगले वर्ड हम ना बात कर लेते हैं फिजिक की, PHYSIC, फिजिक। अब कहेंगे सर फिजिक क्या होता है? देखिए इसका जैसे आप प्लूरल करेंगे, क्या करेंगे? प्लूरल, ऐसा फिजिक्स लिखेंगे। तो फिजिक्स मीन्स हो जाती है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की बात होती है। मतलब फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो आप जानते हैं, जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं। हिंदी में इसे आप क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं आप, ठीक है। लेकिन जैसे आपने इसको फिजिक ही रहने दिया ऐसे, PHYSIC, फिजिक, तो इसकी मीनिंग जो होती है मेडिसिन हो जाती है। मतलब आप बोल सकते हैं दवा। तो फिजिक मीन्स दवा। जैसे एस जोड़ दिए फिजिक्स हो गया, तो आप समझ गए एक सब्जेक्ट हो गया जो कि आपका भौतिक विज्ञान हो गया। जैसे इस पे आपको एक एग्जांपल मैं लिख के बताना चाहूँगा। जैसे लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज माई छोड़िए, अब लिखेंगे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है? एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ इसकी बात एक सब्जेक्ट के जैसे की गई है ना, आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ फिजिक्स में जब आप एस जोड़ेंगे तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा और इसका यूज सिंगुलर के रूप में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एस को हटा के बोलेंगे फिजिक इज, ऐसा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे सर इसके लास्ट में एस लगा, ये तो प्लूरल होगा, बिल्कुल गलत होगा। ये वर्ड बना ही ऐसे है, फिजिक्स, लास्ट में भले दिखेगा पर ये सिंगुलर है एक सब्जेक्ट के तौर पे। हाँ, कभी कभी ये बात एबिलिटी की, क्वालिटी की करता है। बोलेंगे माई फिजिक्स, अब माई लगा दिए तो मैं अपनी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरी फिजिक्स नहीं है, मतलब मेरी एबिलिटी फिजिक्स के अंदर कैसी है, तो माई फिजिक्स और स्ट्रांग लिखेंगे। मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है, समझ पा रहे हैं? मतलब मेरी एबिलिटी फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एस जोड़ा, मतलब एस भले ही दिख रहा है, आपने इज लगाया, ठीक है, सही है। लेकिन इसकी यूज ना हम फिजिक्स के सेंस में कर सकते हैं। जैसे आएगा द डॉक्टर, डॉक्टर समझते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? हमें दवा देते हैं। तो डॉक्टर गेव हिम, डॉक्टर ने उसे दिया अ डोज ऑफ फिजिक। अब यहाँ पे ना आपको ना एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा, द डॉक्टर गेव हिम अ डोज ऑफ फिजिक्स। आपको लगेगा फिजिक्स, आप सुने हैं, सही लगेगा, पर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे डोज ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है। इसका मतलब होता है एक खुराक दवा। इसे आप फिजिक्स नहीं लिख सकते। अगर आपने इसे फिजिक्स ऐसे लिखा तो सरासर गलत होगा। तो आप इसे फिजिक्स नहीं, केवल फिजिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिजिक। और डोज ऑफ फिजिक्स का मतलब एक खुराक दवा, एक खुराक दवा, यानी कि डॉक्टर ने उसे एक खुराक दवा दिया है। द डॉक्टर गेव हिम और डोज ऑफ फिजिक, डॉक्टर ने उसे एक खुराक क्या दिया? दवा दिया। तो द डॉक्टर गेव हिम और डोज ऑफ फिजिक हो गया। तो डोज ऑफ फिजिक्स मीन्स एक खुराक दवा,
और फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो गया जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोनों पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। आई होप कि आप ये बातें समझ पाए होंगे। हम आते हैं एक अगले वर्ड की तरफ जिसे हम बोलते हैं हेयर। हेयर से भी कन्फ्यूजन होता होगा आपका। आइए इसे मिटा करके हम हेयर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला वर्ड हेयर क्या है। तो जो हेयर होता है ना, हेयर की मीनिंग बाल होती है। ये कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा इसे आइए समझते हैं। यहां आप लिखेंगे HAIR, हेयर। हेयर मीन्स देखिए, हेयर को आप ना हेयर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे आप हेयर लिखेंगे और इस सेंस में ये होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन कभी कभी इसे हम हेयर्स भी लिखते हैं, इसका प्लूरल भी करते हैं, उस सेंस में ये हो जाता है काउंटेबल नाउन। ठीक है। अब कब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, कब ये मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल मतलब जिसे काउंट नहीं कर सकते, और कब इन्हें काउंटेबल बोलेंगे। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, माई हेयर या माई हेयर्स इज या आर ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। अब आप खुद बताइए यहाँ पे क्या होगा, माई हेयर या माई हेयर्स, यहाँ इज या आर क्या होगा। तो माई हेयर इज ब्लैक या माई हेयर्स आर ब्लैक, कौन सही होगा। मेरे बाल काले हैं। आपको हिंदी अगर कर रहे होंगे तो नजर आएगा मेरे बाल काले हैं, ज़्यादा बाल की बात हो रही है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि मेरे बाल काले हैं यानी कि ज़्यादा बाल की बात हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि सर हेयर्स होना चाहिए, और जब ये प्लूरल हो गया तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आर होना चाहिए, इज को गलत कर देंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। आइए समझते हैं तब सही बात क्या होगी। इसे यहाँ से हटाइए, मिटाइए, और इसको भी, इसे भी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए माई हेयर मतलब मैं मेरे सिर पे जितने बाल हैं ना, सभी बाल की बात कर रहा हूँ कि मेरे बाल काले हैं, मतलब मेरे सिर पे जितने बाल हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, मैं सभी बालों की जब बात करूँगा तो इसे हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। तो बोल रहा हूँ कि माई हेयर, अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। मेरे बाल काले हैं मतलब मैं एक बाल की, दो बाल की, तीन बाल की बात तो कर नहीं रहा, मैं अपने सिर पे जितने बाल हैं ना सबकी बात कर रहा हूँ। तो सभी बालों के सेंस में इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तो जब इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल मानेंगे कैसे पता चलेगा, इसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आया होगा, माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, तो आप समझेंगे उस इंसान के पूरे बाल की बात की जा रही है, तब उस सेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा, तो प्लूरल नॉट पॉसिबल। तो अगर आपने यहाँ प्लूरल लिखा तो ये बिल्कुल गलत हुआ। अगर ये माई नहीं होता तो कन्फ्यूजन होता, लेकिन मेरे बाल काले हैं तो माई लगा है ना, इस माई की वजह से आप बोलेंगे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर होगा। अब जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, क्या आप अपने बाल तो गिन नहीं सकते, तो भाई पूरे बाल की जब बात करेंगे, सिर पे जितने बाल हैं सभी बालों की बात होगी, तो आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे और इज लगाएंगे, आर गलत होगा। तो बोलेंगे माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जितने बाल हैं उनमें से 2 बाल या 3 बाल पके हुए हैं, जो सफ़ेद हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि कुछ बाल हमारे भूरे हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं, तो बोलेंगे कि माई 2। अब देखिए 2 यहाँ पे नंबर आ गया, आप काउंट करने की कोशिश कर दिए तब तो काउंटेबल बनेगा। तो माई 2 हेयर या हेयर्स, आप खुद बताइए। अब यहाँ पे इज या आर ब्लैक, क्या होगा, ब्लैक नहीं, यहाँ पे ग्रे लिख सकते हैं कि मेरे 2 बाल क्या हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं, मतलब भूरे बाल हो गए हैं। मतलब सफ़ेद बालों के लिए ग्रे का यूज करते हैं, वाइट भी यूज कर सकते हैं।